अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि है फ्लूइड स्टैटिक्स। अच्छा, अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह समझना है तो आपने समझना होगा फ्लूइड को कि फ्लूइड क्या होता है। और यकीन मानो भाई, अगर आपने फ्लूइड समझ लिया ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। देखो भाई, हर वो चीज़ जो बह सकती है वो फ्लूइड है। ख़त्म बात, ज़िंदगी आसान कर लो। अब बहने से क्या मुराद है? यानी जिस चीज़ के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर वो मटेरियल मौजूद है, अगर आप ज़रा सा कंटेनर को टेढ़ा करो और वो गिरे और बह जाए तो ये आपके पास फ्लूइड होगा। क्या समझाना चाह रहा हूँ? आपके पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास एक पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है। ज़रा सा इस कंटेनर को टेढ़ा करोगे या इस गिलास को टेढ़ा करोगे तो आप देखोगे कि पानी बहेगा, बहता चला जाएगा। तो क्या हो गया? आपके पास पानी एक फ्लूइड हो गया। जैसे ही कंटेनर से बाहर निकला अपनी शेप बदल ली उसने, तो ये आपके पास फ्लूइड है। अच्छा, गैस भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है, मगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गैस एक अलग चीज़ है, लिक्विड एक अलग चीज़ है। अब गैस की डेफिनेशन थोड़ी अलग है, गैस थोड़ा अलग तरीके का फ्लूइड है। गैस का शेप और लिक्विड का शेप चेक करेंगे। गैस का वॉल्यूम अलग होता है, लिक्विड का वॉल्यूम अलग आएगा। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबाना, करीब करीब करना। देखो कहते हैं ना कंप्रेस करो यानी दबाओ। तो देखो कंप्रेसिबिलिटी गैस में अलग आएगी, लिक्विड में अलग आएगी। डेंसिटी गैस में अलग आएगी, लिक्विड में अलग आएगी। फिस्कोसिटी गैस में अलग आएगी, लिक्विड में। और इसी तरह से सरफेस टेंशन और फ्री फ्लो, ये सारी चीज़ें गैस को लिक्विड से अलग करेंगी। तो आपने अच्छी तरह से इस चार्ट को समझना है और इस चैप्टर को आसान कर लेना है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई ना कि हर वो चीज़ जो बह सकती है। अब बहना मैंने समझा दिया कि फॉर एग्जाम्पल गैस है आपके पास, आपने कंटेनर से बाहर निकाली, वो बहना शुरू हो गई, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गई, तो ये फ्लूइड हो गया। अच्छा, सॉलिड फ्लूइड नहीं होता, ठीक है, लिक्विड और गैस सिर्फ ये दोनों चीज़ें फ्लूइड है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में समझते हैं। देखो भाई, गैस के बारे में आपने एक थ्योरी पढ़ी है, वो याद होगी आपको, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, और इसी तरह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। ये दोनों थ्योरीज गैस और लिक्विड को बहुत अच्छी तरीके से बताती हैं कि ये दोनों क्या है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ बेसिक क्या बताती हैं ये दोनों थ्योरीज। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस क्या बताती है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या बताती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस आपको बताएगी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, ज़्यादा करीब करीब नहीं है और रैंडम मोशन करते हैं, है ना। देखो, जब भी गैस बनाया जाता है वो ऐसे बनाई जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स को दूर दूर बनाया जाता है। अब मुझे आप बताओगे कि भाई मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है, आपने मुझे बताना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अच्छा, लिक्विड जब भी बनाया जाता है वो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड बताती है कि जो गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब हैं। बात समझ आ रही है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस क्या बताती है कि लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या बताती है कि मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं। तो ये पॉइंट लिख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। ये बात समझ लोगे ना, ये सारे पॉइंट्स आसान हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल बनाकर आपको दिखाऊं तो गैस के मॉलिक्यूल देख रहे हो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है इनके दरमियान, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल इतना कम डिस्टेंस होगा, बहुत ही कम डिस्टेंस होगा। ये तो फिर भी शायद मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, लेकिन इससे भी कम डिस्टेंस होगा, इससे भी कम डिस्टेंस, इतना कम डिस्टेंस, लेकिन होगा, ठीक है, होगा, इतना कम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे लिख लो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक मॉलिक्यूलर
molecules of gas are not closer to each other। ठीक है, चलो इस बात को हमेशा याद रखना, मैंने आपके सामने बना दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं डेफिनेशंस पर। अब देखना सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, अब आपको सारी बात खुद ही समझ में आने लगेगी। डेफिनेशन गैस के बारे में, देखो ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो गैस के बारे में बात कर रही है, ये पूरी की पूरी कॉलम जो है वो लिक्विड के बारे में बात करेगी। अच्छा देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, गैस की डेफिनेशन, फ्लूइड दैट कन्फर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर। वो चीज़ गैस है कि जब आप इसको किसी भी कंटेनर में या किसी भी शेप की चीज़ में डालोगे ये उसी की शेप ले लेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि एक कंटेनर में मैंने गैस को डाल दिया तो गैस की शेप क्या है? आप बोलोगे सर गैस की शेप वही है जो कंटेनर की शेप है। चलो ये तो बहुत मुश्किल बात लग रही होगी, बहुत आसान बात। आप लोगों ने ज़िंदगी हो गई बैलून से बहुत खेला होगा, ठीक है, हमेशा जो है वो आप लोगों को एयर बैलून पसंद होंगे। अब मैं पूछूं कि गैस की शेप क्या है, मैंने गैस को बलून में फिल करा है तो गैस की शेप क्या है? कोई भी गैस हो सकती है लेकिन ज़्यादातर हीलियम भरी जाती है इसके अंदर। अच्छा मैंने गैस को बलून में भर दिया है, गैस की शेप क्या है? बिल्कुल सही सर, गैस की शेप वही है जो बलून की शेप है। फॉर एग्जांपल इस शेप को मैं कह देता हूँ अली, नहीं चलो इस शेप को मैं कह देता हूँ बलून शेप। तो गैस की शेप क्या है? बलून शेप है। गैस की शेप क्या है? बलून शेप है। क्यों? क्योंकि मैंने गैस को बलून में भर दिया है। अच्छा लिक्विड का क्या चक्कर है? लिक्विड ऐसा नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी बलून में लिक्विड भर दूं, इसी बलून में मैं लिक्विड भर दूं और लिक्विड इतना भरा है और आधा ये इतना हिस्सा खाली है तो मैंने लिख दिया एम्प्टी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बोलूं कि लिक्विड की शेप क्या है, आप ये नहीं बोल सकते कि लिक्विड की वही शेप है जो बलून की शेप है। क्यों? क्योंकि अब बलून इस शेप का रहेगा ही नहीं, बलून इस शेप का हो जाएगा, पतला, वो मतलब वो दब जाएगा, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। अगर मैं इसको, चलो एक हमारा बलून है वो दब गया है, वो इस तरह का हो गया, वो इस तरह का हो जाएगा। तो लिक्विड को जिस भी चीज़ में डालोगे वो उस चीज़ का वॉल्यूम ले लेगा, शेप नहीं लेगा, ठीक है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कंटेनर को आधा भर दिया या पूरा, चलो इस कंटेनर को भर दिया, बेशक पूरा भरने की वजह से हमारे लिक्विड ने इस कंटेनर का शेप तो ले लिया, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम क्या है हमारे लिक्विड का, तो जो वॉल्यूम इस कंटेनर का होगा वही वॉल्यूम हमारे लिक्विड का आएगा। लिक्विड जब ही किसी चीज़ की शेप लेगा जब उसे पूरी तरह आप उसमें भरोगे, यानी फिल कर दोगे ऊपर तक। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे खाना खाने गए, आपको कोई कोल्ड ड्रिंक दी गई, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी डाली गई, क्या थोड़ी सी डालने की वजह से वो पूरी भर जाएगा गिलास? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब तक पूरा गिलास नहीं भरोगे तो वो पूरा नहीं भरेगा। तो बात समझ में आ गई ना कि अगर आप चाहते हो वाटर का या किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम निकालना, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस चीज़ में आप उसको डाल रहे हो तो पूरा फिल करोगे। जब पूरा फिल कर दोगे तो जो वॉल्यूम उस कंटेनर का या उस सिलेंडर का होगा वही वॉल्यूम आपके लिक्विड का भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिखी हुई है फ्लूइड दैट मेंटेन अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट कन्फर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर। फ्लूइड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, यानी मैंने ये पूरा गिलास भर लिया और मुझे वॉल्यूम पता चल गया लिक्विड का। फॉर एग्जांपल इस लिक्विड का वॉल्यूम आया 9 मीटर पर क्यूब, ठीक है, 9 मीटर पर क्यूब का वॉल्यूम आया, 9 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आया, पर मीटर नहीं है, 9 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आया। 9 मीटर क्यूब का वॉल्यूम आ गया मेरे पास। अब इसी 9 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का लिक्विड मैंने किसी और कंटेनर में भर दिया, तो क्या अब मेरा लिक्विड 9 मीटर क्यूब से ज़्यादा का हो जाएगा? नहीं,
मेरा लिक्विड अभी भी 9 मीटर क्यूब का ही रहेगा। बात समझ आ गई ना, बहुत सिंपल बात थी। अच्छा, अब शेप देखो, ना ही लिक्विड की कोई फिक्स शेप है, ना ही गैस की कोई फिक्स शेप है। आपने देखा था ना कि जैसे ही मैंने गैस को बलून में डाला वो बलून की शेप में आ गया, लेकिन इसी तरह से अगर मैं किसी गैस को किसी और शेप के बलून में डालूंगा तो वो उसी बलून की शेप का हो जाएगा। इसी तरह से लिक्विड भी है, लिक्विड की भी कोई फिक्स शेप नहीं है। आप चाहो तो लिक्विड को गिलास में डाल लो तो वो गिलास का शेप का हो जाएगा। आप चाहो तो लिक्विड को सुराही में डाल लो, लिक्विड सुराही की शेप का हो जाएगा। आप चाहो तो लिक्विड को किसी और शेप में डाल लो। शायद मैंने पढ़ाते हुए थोड़ी देर पहले एक बात बोल दी थी कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। बिल्कुल बात सही है। आई थिंक मैंने बोला था कि लिक्विड शेप नहीं लेता कंटेनर का, तो वो मैंने इस सिचुएशन में बोला था कि अगर वो पूरा फिल नहीं है, पूरा फिल हो जाएगा तो उसी चीज़ की शेप ले लेगा जिस चीज़ का वो है। फॉर एग्जांपल, आप बर्फ़ जमाते हो ना, तो आप क्या करते हो, पानी को भर देते हो, और जब आप बर्फ़ निकालते हो तो वो उसी शेप की बर्फ़ निकल रही होती है जिस शेप में आपने पानी को भरा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड था, लिक्विड ने शेप ले ली थी, अब वो जम चुका है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। दोनों की कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में आप डालोगे दोनों को, ये दोनों उसी की चीज़ की शेप ले लेंगे। ये पॉइंट सेम है इन दोनों में। तो देखें, अब हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे समझना है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कन्फर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर। यानी जो वॉल्यूम आपके पास कंटेनर का आ रहा होगा वही वॉल्यूम आपके पास गैस का आएगा। यानी जब आप गैस को इस कंटेनर में डालोगे तो गैस क्या करेगी? इस कंटेनर का क्या करेगी? शेप ले लेगी। जो शेप कंटेनर का होगा वही शेप गैस का आ जाएगा। तो इसी तरह से जो वॉल्यूम आपके पास गैस का आ रहा होगा वही वॉल्यूम कंटेनर का भी होगा, या वही वॉल्यूम जो कंटेनर का आ रहा होगा वही वॉल्यूम गैस का भी आएगा। तो वॉल्यूम का यूनिट दोनों सिचुएशन में ये रहेगा मीटर का क्यूब। ठीक है, और अब लिक्विड के लिए पढ़ते हैं। मेंटेन अ फिक्स वॉल्यूम, मगर लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस गिलास में लिक्विड को डाल दूं तो बेशक लिक्विड क्या करेगा, इस गिलास में इतना आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आधा गिलास को भरा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लिक्विड में ऐसा नहीं होगा कि जो वॉल्यूम गिलास का हो वही वॉल्यूम लिक्विड का हो। नहीं, अगर आपने गिलास को आधा भरा है तो लिक्विड का वॉल्यूम अलग होगा और गिलास का वॉल्यूम अलग होगा। अब लिक्विड का वॉल्यूम वही होगा जो आपने मेजर किया होगा, यानी लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है। अब वो वॉल्यूम अगर आप मेजर कर चुके हो तो वही वॉल्यूम रहेगा जो था। ऐसा नहीं है कि गिलास और लिक्विड का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो गिलास और लिक्विड का वॉल्यूम सेम करना तो आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आप गिलास को पूरा ऊपर तक भर दोगे, पूरा ऊपर तक इतना भर दोगे कि बस गिरने लग जाए, तो फिर जो वॉल्यूम गिलास का होगा वही लिक्विड का हो जाएगा। ये याद रखना। कंप्रेसिबिलिटी, देखो, आप ये बात तो अच्छी तरीके से समझ गए हो कि मॉलिक्यूल्स किसके करीब हैं किसके दूर हैं, है ना। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूल्स आपको पता है रैंडम मोशन करता है। तो गैस के अंदर आप ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो चीज़ों को। क्यों? क्योंकि देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स पहले ही एक दूसरे से दूर दूर हैं। जब आप ऊपर से कोई पिस्टन लगाकर फोर्स दोगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, यानी कंप्रेस हो जाएंगे। देखो, मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कोई पिस्टन लगा दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर थे अब वो नीचे आ गए। अच्छा, नीचे आ जाने की वजह से गैस नहीं बनेंगे, नीचे आ जाने की वजह से ऐसा नहीं है कि करीब करीब आ गए तो वो लिक्विड बन जाएंगे, रहेंगे तो गैस में ही, लेकिन अब करीब करीब हो गए हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, ऊपर पिस्टन लगा दिया। यहाँ पर पिस्टन लगाने से क्या हुआ था कि मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए। क्यों? गैस में करीब करीब आ गए थे क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा था मॉलिक्यूल्स के दरमियान। लेकिन लिक्विड में तो मॉलिक्यूल्स पहले ही बहुत करीब करीब थे, लेकिन पिस्टन लगाने की वजह से थोड़ा सा तो करीब आ जाएंगे, ज़्यादा करीब नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए आप गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो।
और लिक्विड को बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हो, बहुत कम, ज़्यादा नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल देता हूँ। गुब्बारे में गैस भरो, उसको दबाओ तो गुब्बारा इजीली दब जाएगा, लेकिन गुब्बारे में पानी भरो और उसको दबाओ, थोड़ा सा दबेगा और गुब्बारा फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा था, इसलिए फट गया। ठीक है, अब डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी क्या होती है? कितना मास मौजूद है कितने वॉल्यूम में, है ना। देखो डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, कितना मास मौजूद है कितने वॉल्यूम में। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, गैस की या लिक्विड की? बेशक लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है कि देखो भाई, लिक्विड में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और वॉल्यूम वही है जो दोनों कंटेनर का है। लिक्विड में ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद है पर मीटर क्यूब में, तो इसीलिए लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। देखो भाई फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करो कि इधर मॉलिक्यूल्स है 1000, अब 1000 मॉलिक्यूल्स का मास भी तो होगा और वॉल्यूम है मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का। यहाँ पर 1000 केजी का मास मौजूद है, एक मॉलिक्यूल 1 केजी का ले लो, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। एक मॉलिक्यूल 1 केजी का है तो 1000 मॉलिक्यूल 1000 केजी के हो गए। 1000 केजी का मास मौजूद है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, है ना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। और यहाँ पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल का मास वही है 1000 केजी, एक मॉलिक्यूल का मास वही है 1 केजी का। यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 1 मीटर क्यूब में। डेंसिटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा आ रही होगी? इसकी कम आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कम हैं, इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं यानी ज़्यादा मास है, और वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब, तो डेंसिटी इधर ज़्यादा। इधर जो है वो कम मॉलिक्यूल्स हैं और वॉल्यूम कितना है? वही 1 मीटर क्यूब का, तो इधर डेंसिटी बिल्कुल सही, कम है। अच्छा, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से बह सकती है। फॉर एग्जाम्पल पानी, किसी गिलास में भरो, जैसे ही मैं उल्टा करूँगा फ़ौरन खाली हो जाएगा। शहद, किसी गिलास में भरो, उल्टा करूँगा फ़ौरन खाली नहीं होगा, बिल्कुल आराम आराम से खाली होगा, एक आराम से खाली होगा। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। वो चीज़ जो ज़्यादा तेज़ी से बहेगी उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जो चीज़ नहीं, थोड़ा सा इसको सही करो, जो चीज़, इसका देखा ना, लो विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी, जो चीज़ हल्की बहेगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसको ठीक कर लो कि जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा हल्के बहेगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जो चीज़ तेज़ी से बहेगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी। मैं फिर से एक और बार बताता हूँ ताकि कोई मुश्किल ना हो। शहद हल्के बहता है ना, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। पानी तेज़ बहता है, उसकी विस्कोसिटी कम है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रोकना। शहद यानी हल्के फ्लो कर रहा है, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है। पानी तेज़ी से बह रहा है, यानी कम रेजिस्टेंस है। तो गैस के अंदर विस्कोसिटी और कम होगी। जैसे ही आपने देखा होगा ना, अगर आग लग जाए तो हर तरफ धुआं फैलता है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, ज़्यादा तेज़ी से बहती है गैस। और लिक्विड अगर गिर भी जाए तो वो हल्के बहता हुआ आता है। फॉर एग्जांपल कोई फर्श पे पानी फेंक दे तो आराम से मेरे पास आएगा, तेज़ से फेंकेगा तो आ जाएगा, लेकिन वैसे आराम से बहता हुआ आएगा। तो इसीलिए विस्कोसिटी ज़्यादा होती है किसकी? लिक्विड की, और विस्कोसिटी कम होती है गैस की। और विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, याद रखना। सरफेस टेंशन, भाई देखो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा समझा दूं, उसके बाद आपको बात खुद ही समझ में आ जाएगी। आपके पास जो लिक्विड का सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होता है, गैस में कोई सरफेस टेंशन नहीं होता, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसमें उसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं आता। यहाँ पर समझ लो इसको। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है सरफेस टेंशन का, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ इसका, ठीक है। ये आपके पास एक मग्गा रखा हुआ है, ये आपने एक टप रखा हुआ है, टप समझ लो इसको। अब टप में क्या होगा कि ऊपर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होंगे, आपस में यहाँ भी मॉलिक्यूल्स मिले हुए होंगे।
देखो भाई, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनको चारों तरफ से कोई और मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा हुआ होगा। देखो ना, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर भी मॉलिक्यूल है, नीचे भी मॉलिक्यूल है। तो बीच में जो मॉलिक्यूल होगा किसी भी टप में या किसी भी भरे हुए कंटेनर में, तो उसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल ने पकड़ के रखा हुआ होगा। इधर वाले मॉलिक्यूल ने भी पकड़ के रखा हुआ होगा, उधर वाले, और अट्रैक्टिव फोर्स लगाई भी होगी, ठीक है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा। लेकिन जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं, उधर एक जो है वो मसला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर आपके लिए बनाऊं कि ये वाला मॉलिक्यूल ले लो, नीचे वाले मॉलिक्यूल से मिला हुआ है, नीचे वाले मॉलिक्यूल से उसने अट्रैक्शन ली हुई है, अट्रैक्शन आई हुई है, बराबर वाले मॉलिक्यूल ने उसे अट्रैक्ट किया हुआ है, और इधर वाले मॉलिक्यूल ने भी अट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन ऊपर कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसी वजह से सरफेस टेंशन आ जाती है। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देख लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस टेंशन को टी से या एस से डिनोट किया जा रहा होता है। सरफेस टेंशन क्यों आ रही है? मॉलिक्यूल की वजह से आ रही है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल चाहता है कि उसे चारों तरफ से पकड़ के रखो, लेकिन तीन तरफ से तो हमने उसे पकड़ के रखा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल की मदद से, ऊपर से उसको किसी ने नहीं पकड़ा हुआ। तो जब आप किसी चीज़ को उसके ऊपर रखोगे, यानी पानी के सरफेस पे रखोगे, तो आपके पास एक सरफेस टेंशन आ जाएगी, एक फोर्स आ जाएगी, जो कि आपके पास सरफेस पर लग रही होगी। यानी वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना सरफेस टेंशन होती है, वो फोर्स जो सरफेस पे लग रही है, और एक लेंथ। अब लेंथ क्या है, इसको मुझे समझाने में बहुत लंबा लेके जाना होगा। फ्री लेंथ होती है, फ्री सरफेस होती है, उसकी वजह से ये लेंथ आती है। तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन ये समझ लो, वो फोर्स जो पर यूनिट लेंथ पे लग रही है, वो आपके पास सरफेस टेंशन है। तो बात समझ गए ना? जैसे ही आप एक सुई को रखोगे, ये सुई है, समझ लो ये सुई रख रहा हूँ मैं, तो सरफेस टेंशन क्या करेगी? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसको अपने साथ चिपका के रखेगी, और एक सरफेस टेंशन लगेगी। ये एक तरह से लेयर होती है। आपने देखा होगा ना, अगर आप अपना हाथ पानी पे यूँ रखो तो आपको एक फ़ोर्स महसूस होती है, वो फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से महसूस हो रही होती है। तो सरफेस टेंशन का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो पढ़ेंगे। लेकिन गैस में तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होने की वजह से, और उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर सरफेस टेंशन नहीं आ रही होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन हो गया। फ्री फ्लो, तो आपको पता है गैस बहुत तेज़ी से फ्री फ्लो करती है, और लिक्विड हल्के फ्लो करता है। देखो यहाँ लिखो, फ्री फ्लो बट नॉट एज फ्री एज गैस। यानी जैसी ही गैस का कहीं धमाका होगा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस कमरे में गैस फैलाई, तो हर तरफ फ़ौरन तेज़ी से फैल जाएगी, फ़ौरन तेज़ी से फ्लो करेगी। लेकिन लिक्विड इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा, आपने ऊपर पढ़ लिया। और अगर वो लिक्विड फ्लो करेगा तो हल्के हल्के फ्लो करेगा, हल्के हल्के। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। नोट्स ज़रूर बाय कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए आगे भी चीज़ें आसान हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में